जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ होस्ट रुचिका काम्बोज सीजी भास्कर से और आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं। एनी गेसेस? तो चलिए आज आपसे मिलवाते हैं आप सभी के चहेते मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी एंड द बेस्ट एक्टर ऑफ छत्तीसगढ़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अनुज शर्मा जी की, जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं और राजनीति में विधायक के रूप में उन्होंने खास अपनी जगह बनाई है। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं। जय जोहार सर। जय जवाहर। कैसे हैं आप? मैं अच्छा। बढ़िया। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आप काफ़ी नोन फेस रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग रहे हैं और आपने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें फेस करके आगे भी बढ़े हैं। क्या आपने सोचा था कि आप इतनी ऊँचाइयों तक पहुँच पाएँगे? देखिए क्या होता है कि आप सब कुछ प्लान नहीं करते हैं, आपका एक विज़न होता है कि आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं और कहीं पर आके आप रुकते नहीं हैं, कोई मंज़िल नहीं होती है, पड़ाव होते हैं जीवन के और आप जब एक पड़ाव में पहुँचते हैं, उसके बाद आप अपने अगले पड़ाव के विषय में सोचते हैं। तो ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही होता है कि आप जब जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपके पड़ाव होते हैं और कुछ मंज़िल मैं नहीं मानता कि कोई मंज़िल होती है, कि उसके बाद आपका सफ़र ख़त्म नहीं हो जाता है। फिर एक नई शुरुआत होती है, तो ऐसे जीवन में बहुत सारे पड़ाव आए और मुझे लगता है पड़ाव दर पड़ाव जीवन बदलता रहा और मैंने जो पहले सोचा था बचपन में, फिर आपके सपने बदलते जाते हैं जब आप अचीव करते जी। जाते हैं। सर, तो आपने बचपन में क्या सोचा था? ऐसा क्या सपना था कि आज आप इस फ़िल्म इंडस्ट्री में आ गए? मैंने तो सोचा था कि मैं किसी वर्दी वाली नौकरी में जाऊँगा, डिफेंस में जाऊँगा। मैंने तो सोचा ये था, लेकिन जीवन को ये मंज़ूर नहीं था तो मैं सिनेमा में आ गया। एक एज़ एन आर्टिस्ट मैंने काम किया। मतलब डेस्टिनी ने रोल प्ले किया यहाँ। जी, नहीं, जी, जी, जी। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही कम उम्र में आपके पिताजी का देहांत हो गया और आपके ऊपर बहुत ही कम समय में ज़िम्मेदारियाँ आ गईं। तो आपने स्टडी के साथ, ज़िम्मेदारियों के साथ, फिर इस इंडस्ट्री के साथ कैसे मीन्स वो क्या मैनेज कैसे किया आपने? नहीं देखिए चीज़ें मैनेज हो जाती ये देखिए सबके जीवन में अलग-अलग चैलेंजेज़ होते हैं। मेरे जीवन में अपने तरह के चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस का जो सामना करता है वही आगे जाता है। तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ये हमने स्ट्रगल किया ये कि सबके जीवन में अलग-अलग तरह के स्ट्रगल होते हैं। मेरे जीवन में उस तरह का स्ट्रगल था जो करना पड़ा। तो आपने अपने स्ट्रगल्स को एन्जॉय किया। या तो बहुत अच्छी बात है कि स्ट्रगल्स को एन्जॉय करके आप ऐसे ही अपनी सक्सेस प्राप्त प्राप्त किए। तो सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक हर एक्टर के लिए चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि आपको जब आपकी फर्स्ट मूवी मिली तो उसमें ऐसे क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? क्योंकि आपके लिए भी एज़ अ एक्टर एक चैलेंज ही होगा, फर्स्ट मूवी मिलना मीन्स बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है। देखिए, मैं पहली बार कैमरा फेस कर रहा था और फ़िल्मों में कैसे काम करते हैं मुझे नहीं आता था। लेकिन जब अवसर मिला तो सीखने की प्रवृत्ति तो है मेरी और जल्दी सीखने की प्रवृत्ति है। तो एक भरोसा था कि हम काम कर सकते हैं, वातावरण ऐसा मिला। काम करते गए, सीखते गए और जो भी चैलेंजेज़ आते थे उस पे जितना अलग-अलग सोर्सेज़ से सीखने का प्रयास कर सकते थे, अपनी कड़ी मेहनत कर सकते थे, वो हमने किया और धीरे-धीरे सब कुछ हो गया। सर, कभी आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली बॉलीवुड में काम करने की या आपका कभी मन किया हो कि आपको बॉलीवुड में काम करना है? देखिए मैं अ, भोजपुरी में काम किया हूँ। ओके। एक मेरे दोस्त ने राजस्थान में एक फ़िल्म बनाई थी उसको उसमें मैंने काम किया था और मैंने एक छत्तीसगढ़ी उड़िया बाइलिंगुअल में काम किया। तो प्रोजेक्ट्स मेरे पास जहाँ से भी आते थे मुझे जहाँ से भी ऑफ़र्स आते थे तो मैं करता था। ऑब्वियस है कोई भी कलाकार किसी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है अगर इस देश में तो वो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम ज़रूर करना चाहता है। लेकिन उसमें मेरी प्राथमिकता हमेशा छत्तीसगढ़ रही। मैं छत्तीसगढ़ छोड़ के कभी नहीं जाना चाहता था। एक प्यार जो आपको हाँ, हमेशा खींच के रखा। हाँ, हमेशा। तो मैं छत्तीसगढ़ छोड़ के कभी गया नहीं। मैं इवन भोजपुरी फ़िल्म में भी किया तो मैं वहाँ जाता था, शूट करता था, वापस आ जाता था। बॉम्बे में मुझे लगातार जाना पड़ता था फ़िल्मों की शूटिंग के लिए, तो वहाँ मेरे पास एक घर ज़रूर था। मैं जब फ़िल्में वहाँ शूट करता था, वहाँ काम करता था, तो वहाँ जाता था, कुछ दिन रुकता था, 10-20 दिन में मैं फिर वापस छत्तीसगढ़ आ जाता था। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मैं
छत्तीसगढ़ के बिना रह नहीं सकता हूँ और मुझे यहीं अच्छा लगता था। तो मैंने सच कहूँ तो मैं बहुत शिद्दत से मैंने प्रयास ही नहीं किया कि मैं हिंदी फ़िल्मों में काम करूँ। मतलब छत्तीसगढ़ की मिट्टी ने आपको अपनी तरफ इतना स्ट्रॉन्गली रखा कि आपको कोई शहर पसंद ही नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं कह सकता। मुझे मेरा शहर बहुत पसंद है। मुझे मेरा प्रदेश बहुत पसंद है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा। सो आप कहना चाहेंगे आई लव छत्तीसगढ़। या 100 इट्स वेरी नाइस। सो सर अगर कभी आपको मौका मिले किसी बॉलीवुड स्टार के साथ काम करने का, तो आप किनके साथ काम करना चाहेंगे? मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम करना चाहूँगा। अमिताभ बच्चन जी के साथ बिल्कुल काम करना चाहूँगा। वो बड़े हीरो हैं। मैं रजनीकांत जी के साथ काम करना चाहूँगा। ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम करना सौभाग्य की बात होती है। बिल्कुल करना चाहूँगा। वैसे ये तो आप छत्तीसगढ़ के काफ़ी नोन फेस हैं और बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जी हैं। तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में कोई ऐसा है जो आपको टक्कर दे सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हर किसी का अपना विशिष्ट स्थान होता है जीवन में। हर व्यक्ति अलग होता है, अपने हुनर के साथ आता है। कभी किसी को किसी से कंपेयर करना, किसी को अपना इस तरह से प्रतिद्वंदी मानना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कलाकार हैं, जो फ़िल्मों के हीरो हैं। उनकी फ़िल्में भी सफल होती हैं। हर किसी का अपना स्थान होता है दुनिया में। कोई किसी के स्थान को नहीं लेता है। जो जैसी मेहनत करता है, जो संयोग बनता है उसके हिसाब से उसको उपलब्धि मिलती है। तो मैं किसी की भी तुलना इस हिसाब से मैं पसंद नहीं करता हूँ। आपको मीन्स आपका ये कहना है कि हर एक इंसान का अपना एक रोल, उसका अपना महत्व होता है। और सर जैसे कि मैंने सुना है कि आपकी एक मूवी थी जिसमें डेब्यूट मूवी में से महू दीवाना तहु दीवानी, जो कि बेस्ट मूवीज़ में से रही और आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इसमें, वो भी 4 बार, जो कि बहुत बड़ी बात मुझे रहती है। बेस्ट एक्टर 9 बार मिला है। ओह माय गॉड! विकिपीडिया में 4 बार है, वो अपडेट नहीं हो पाया, वैसे 9 बार है। ओके 9 टाइम्स बेस्ट एक्टर। सर तो आपकी लाइफ इसके बाद कैसे चेंजेस लेके आई? मीन्स क्या बदलाव आया इसके बाद? अ, सच कहूँ तो लाइफ में आप जब प्रोफेशनली काम करते हैं, तो हर प्रोफेशन की अपनी व्यस्तता होती है, अपने तरीके होते हैं। उसका परिवर्तन आया, वैसे बहुत कुछ मेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन नहीं आया। वैसे हर रोज़ इंसान बदलता है, हर रोज़ अपने नए अनुभव के साथ अगला दिन जीता है, वो तो ज़रूर आया जीवन में। कुछ चेंजेस डाउन से अप पोल तक? अ, बदलता तो है आपका जीवन स्तर, जैसे आप रहते हैं, उससे आपके रहन-सहन, आपके खान-पान में अंतर आता है। लेकिन मेरा खान-पान तो लगभग वैसे ही है जैसा मैं पहले था। इट्स वेरी नाइस। सर तो अपने आप हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, मैंने ये भी सुना है। सो आप अपनी रूटीन मीन्स क्या होता है कि शूटिंग के टाइम हम अपनी रूटीन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप अपना रूटीन पे कैसे ध्यान देते हैं? मैं सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ डाइट। डाइट में देखिए मैं शाकाहारी हूँ और सबसे बड़ी चीज़ है मुझे कोई व्यसन नहीं है। मुझे कोई बैड हैबिट्स नहीं है, कहने का मतलब है मैं स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं नॉन-वेज नहीं खाता हूँ। तो ये मैं नहीं करता हूँ, तो बहुत सारी समस्याओं से अपने आप मैं बच जाता हूँ। और मैं जब घर पे होता हूँ, नॉर्मल रूटीन में होता हूँ, तो मैं योगा करता हूँ। बस इतना ही है। तो आपके फिटनेस का राज़ है योगा, जी, और डाइट। डाइट मेंटेन। सर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी नए चेहरे भी आए हैं। तो जो नए चेहरे आए हैं वो भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन है? जो आपको एक स्मार्टली लगता है कि हाँ, इस पर्सन में कोई बात है? ये देखिए ऐसे किसी एक को कहना तो मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, जैसे कि नए आर्टिस्टों में भी, जैसे दीपक बहुत अच्छा कर रहा है, दीपक साहूआ है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, लक्षित अच्छा कर रहा है काम। अ, जो नए एक्टर्स हैं उसमें, तो इन लोगों का काम मुझे अच्छा लगा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और भी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपने 1-2 बोला मैं इसलिए बाकी काम तो सभी लोग अच्छा मतलब आप सभी को एप्रिशिएट करते हैं जो नए 100% फेसेस आए हैं का। बिल्कुल भी होगा। क्योंकि देखिए सब यहीं धीरे-धीरे सीखेंगे, बेहतर और फिर बेहतर करेंगे, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा बेहतर करेगा। तो अभी की स्थिति में ये लोग अच्छा कर रहे हैं।
ये हमारी इंडस्ट्री तो काफ़ी ग्रोथ भी कर रही है, बट कहीं-कहीं आपने जैसे देखा होगा कि बी ग्रेड्स के सॉन्ग्स भी बन रहे हैं। वो बी ग्रेड्स के सॉन्ग्स हमारी संस्कृति में थोड़ा-सा इफ़ेक्ट हो रहा है, लोगों पे गलत एक मैसेज जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बी ग्रेड, सी ग्रेड सॉन्ग मैं नहीं मानता। देखिए, हर किसी रचनाकार को आज़ादी है अपने कृति को बनाने का। डिपेंड करता है कि लोग किसको एप्रिशिएट करते हैं। आप किसी को आप बॉम्बे फ़िल्म इंडस्ट्री में कितनी खराब फ़िल्में बनती हैं, एग्री। अलग तरह की बनती हैं। वैसे ही हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। वैसे ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन किस सोच के साथ काम कर रहा है। सेंसरशिप है सिनेमा के लिए, अभी म्यूज़िक के लिए वो सेंसरशिप नहीं आई है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आप म्यूज़िक या चीज़ें ऐसी बनाएँ जो आप परिवार के साथ जी, शेयर कर सकें। जैसे अभी हमारी फ़िल्म आई थी सुहाग, बहुत क्लीन फ़िल्म थी, हुँ, बहुत अच्छा म्यूज़िक था उसका, लोगों ने बहुत पसंद किया। हुँ। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन कई बार कई फ़िल्मों की कुछ माँग होती है, कुछ डिमांड होती है और हर तरह की अलग-अलग जॉनरा की फ़िल्में बनती हैं। तो उस जॉनरा में, उस मूड में वो गाना कैसा लगेगा, वाली बात है। तो मैं इस बात का हमेशा समर्थक रहा कि आप ऐसी फ़िल्म करें, ऐसे गाने करें जो आप परिवार के साथ बैठ के देखें। तो आप जो ये सॉन्ग्स अभी लाइक निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे बी ग्रेड सॉन्ग्स के ऊपर कि उन्हें ये सॉन्ग्स अभी नहीं निकालने चाहिए ऐसे या अभी करना चाहिए? बी ग्रेड का आपका तात्पर्य क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बी ग्रेड का मतलब वल्गर वर्ड्स यूज़ हाँ, किए आप जाते हैं। उस हाँ, बी ग्रेड उसको मत बोलिए। आप उसको बोलिए वल्गर गाने बोलिए आप, या ऐसे गाने जो आप घर परिवार के साथ नहीं सुन पाते हैं। देखिए, ये आज की समस्या नहीं है, ये शुरुआत से है। जब से म्यूज़िक बनना शुरू हुआ तब से ये समस्या है। आप लेकिन देखेंगे कि ऐसे गानों की लाइफ़ नहीं होती है। शॉर्ट टाइम लाइफ के शॉर्ट टाइम लिए। आते हैं, शॉर्ट टाइम सक्सेस के लिए लोग आते हैं। एक माहौल को अ, धुंधला बनाने का प्रयास करते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, अमर संगीत जो देखते हैं आप देखिए अमर संगीत वही गीत हैं जो दिल को आपके छूते हैं, जिनके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, जो जो बहुत अच्छा गीतकार लिखे होते हैं, उन्हीं गानों की उम्र होती है। और इस तरह के लोग आते हैं और मुझे लगता है इन पे ध्यान देने के बजाय इनको इग्नोर करके हमें अच्छाई की ओर आगे जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह के डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग आते हैं बहुत सारे, तो उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छी मेकिंग पे हमको फ़ोकस करना चाहिए, अच्छे गानों को एप्रिशिएट करना चाहिए। अपने आप वो खत्म हो जाएँगे, कि जब लगेगा कि मार्केट में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर अपने आप वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी। ऐसी चर्चाओं में लाके उनकी वैल्यू कई बार हम बढ़ा देते हैं। जी, ये बहुत सही बात है, जितना हम उस चीज़ को पोक करेंगे, उतनी वो चीज़ें बढ़ती हुई दिखेंगी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि सुहाग मूवी लोगों को बहुत पसंद आई है, कुछ ऐसा समय जो आपको काफ़ी शॉक कर दिया हो, कुछ ऐसी मेमोरीज़ कई बार होता है कि सेट्स में अलग-अलग चीज़ें होती रहती हैं, कुछ मेमोरीज़ हैप्पी होती हैं, कुछ मेमोरीज़ सैड होती हैं। तो आपके हिसाब से कोई ऐसी मेमोरीज़ जो आज भी आपके ज़हन में है? देखिए, मेरी तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं फ़िल्मों की शूटिंग को लेके, काम को लेके। कई बार ऐसे मौके आए कि मेरे यहाँ अम्मा हॉस्पिटलाइज़ थी। कि ये सुहाग मूवी के नहीं, नहीं, ये मैं दबंग दरोगा के समय, और मैं फ़िल्म की शूटिंग कर रहा था। अम्मा आईसीयू में थी। फिर फाइनली मुझे आना पड़ा अपनी माँ के पास। बहुत सीरियस हो गई थी अम्मा। एक बार मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज़ थी और मैं शो कर रहा था, क्योंकि वो कमिटमेंट था। तो ऐसी विकट परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में कि आपको ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है कि हर विकट परिस्थितियों से सकुशल बाहर आना है। ये आप बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लिया। तो सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी जो कि ख़ासकर हमेशा एक हाउसवाइफ़ को तकलीफ़ रहती है कि उनका हस्बैंड टाइम नहीं दे पा रहा है। तो मैम को कभी ऐसी रही शिकायत कि आप घर पे समय नहीं दे पा रहे हैं, आप ज़्यादातर इंडस्ट्री में बिज़ी रहते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ या कि बच्चों को कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरे परिवार को मुझसे कभी शिकायत नहीं रही, कभी शिकायत नहीं रही।
और यही कारण है कि मैं अपना परफ़ॉर्मेंस में सही दे पाया। मुझे ऐसा लगता है अगर आप संतुलित करके चीज़ों को रखना चाहें तो ये संभव है। और मैं हमेशा एक चीज़ समझता हूँ कि परिवार भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, आपके करियर के साथ। अगर मैं करियर में बहुत सक्सेसफुल हूँ और अगर मैं अपने परिवार को नहीं सँभाल पाया तो फिर उस सक्सेस का मतलब क्या है? जी, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी मकाम पर होते हैं, किसी चीज़ को एन्जॉय कर रहे होते हैं, तो वो आप अकेले एन्जॉय नहीं कर सकते, आपको अपने लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप किसी मुकाम पे अकेले खड़े हैं, तो उस सफलता का कोई मतलब नहीं है। आपके अपने जब तक उस स्थान पे ना हों और आपके साथ खड़े हों, आपके सफ़र की बात करें, आपकी जर्नी की बात करें, वो इस बात को देखें, तब उसका औचित्य अन्यथा मुझे नहीं लगता। अपनों का प्यार ही ताकत देता है, आपका कहना है कि सेट में अगर आप खुश रहते हैं, तो उसका रीज़न है आपका परिवार। जी, 100%। सर, जैसे कि मैंने देखा है काफ़ी कि लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से करते हैं बट उन्हें आती नहीं है। वो डबिंग में वर्क करते हैं। तो सर आपको छत्तीसगढ़ी हिंदी के अलावा कौन-सी एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है? देखिए, मुझे भोजपुरी थोड़ी आती है क्योंकि मैं भोजपुरी फ़िल्में किया, तो मैं उसमें एक टेक्नीक अपनाता था। उस उन फ़िल्मों को मैंने शूट भी भोजपुरी में किया और डब भी किया मैंने। तो मैं कोई एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो वहाँ का लोकल होता था, मुझे भोजपुरी आती नहीं थी। तो मैं उनसे कहता था कि इस डायलॉग को आप कैसे बोलोगे? तो उनका एक्सेंट पकड़ता था, फ़ील मैं अपना रखता था। तो मैं वहाँ उन डायलॉग्स को ऐसा बोलता था और बाद में जब डबिंग करने जाता था, तो मैं डब भी किया हूँ। मैंने तीनों भोजपुरी फ़िल्में अपनी डब की हैं। मतलब आप पूरी कोशिश करते थे कि आप उस लैंग्वेज को पकड़ के उस पे प्रेज़ेंट कर हाँ, सकें। किसी भी भाषा को सीखना तो एक अच्छी बात होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर टेक्स कितने हुए हैं भोजपुरी में? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस लान में बोल नहीं पाते हैं। नहीं, हो जाती थी, बहुत ज़्यादा टेक नहीं लेते थे, जितना छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों के लिए होता था वैसे ही। आप एन्जॉय करते यस, थे। मैं अपने काम को हमेशा एन्जॉय किया मैंने। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर तो भोजपुरी में कोई आपका फ़ेवरेट एक्टर जो आपको इंस्पायरिंग लगता है? भोजपुरी में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। मनोज तिवारी जी बहुत सारी फ़िल्में किए हैं। अभी रवि किशन जी तो हिंदी फ़िल्मों में काम करने लग गए हैं। दिनेश लाल निरहुआ जी हैं, खेसारी लाल यादव हैं, पवन सिंह हैं। ये सारे लोग अपने-अपने मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्में नहीं देखा हूँ भोजपुरी की, लेकिन इन लोगों का नाम, इन सब की चर्चाएँ तो होती रहती हैं। सर, आप इतने अच्छे एक्टर हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि आज मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एक इतना अच्छा एक्टर राजनीति में क देखिए, एक लंबा समय मैंने एक कलाकार के तौर पे व्यतीत किया, यानी ब उसको अपना करियर था मेरा एक कलाकार के रूप में। मैंने 23 साल एज़ एन आर्टिस्ट काम किया है और आप 23 साल बहुत लंबा समय होता है, छोटा समय नहीं होता। तो लगता है कि आप अपने दायरे को विस्तार दें। हुँ। तो एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं लोगों के लिए बहुत सारे काम नहीं कर पाता था, जिस काम की आज़ादी राजनीति देती है। मुझे लगा कि अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार देना चाहिए और लोगों से, जनता से जुड़े हुए विषयों पर काम करना चाहिए, इसलिए मैंने राजनीति। तो सर आप मूवी के एक एक्टर रह के भी बहुत से मैसेजेस दे सकते थे। बट आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको राजनीति में ही जाना चाहिए? क्योंकि राजनीति एक बहुत ही बड़ी जगह है। जी, देखिए, जब मैं सिनेमा में था तो मैं सेलिब्रिटी एडवोकेट था यूनिसेफ का। सेलिब्रिटी एडवोकेट था मैं यूनिसेफ का। मैं क्लीन इंडिया मिशन का ब्रांड एम्बेसडर था ओके। और ऐसे बहुत सारे मुहिम थे जिसके लिए मैं काम करता था। लेकिन आप वहाँ पर जनता से जुड़े विषयों पर आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं था। आपको विधानसभा में बोलने का हक नहीं था। उनके विषयों को सरकार तक पहुँचाने का आपके पास राइट्स था, बट लिमिटेड वर्ज़न था, लिमिटेड ताकत थी उसमें। आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और आप चाहते थे कि मुझे अपनी बात रखने का मौका मिले। जी। तो सर जब आपको अपनी बात रखने का मौका मिला और जब आप फाइनली उस जगह पे पहुंच गए, आप एमएलए रह चुके हैं, विधायक हैं, तो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सुन के उसे
कोशिश करते होंगे कहीं न कहीं बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ में आपको ऐसा लगता होगा कि ये बहुत चैलेंजिंग है, तब आप उसे कैसे फ़ेस करते हैं? क्योंकि कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए समस्याएँ जो हैं वो आती हैं, आप उनका सॉल्यूशन करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई उससे सैटिस्फाई हो। कई बार समस्याएँ ऐसी लेके आते हैं लोग जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको समय के साथ छोड़ देना होता है। लेकिन आपको उसमें प्राथमिकताओं का चयन करना पड़ता है कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जी। और किससे लोगों का ज़्यादा हित होगा। तो उस प्राथमिकता के आधार पे काम करना होता है। जी, बिल्कुल सही कहा। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको लगभग 1.5 साल हो चुके हैं विधायक बने, तो आपने अभी तक कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पे अपनी जनता के लिए की हो या आपकी कोई योजना है, जो आप चाह रहे हैं कि आपकी जनता के लिए हो सके? कि आपने अपने लोगों को कभी तकलीफ़ ना हो? कुछ ऐसी चीज़ जो आप हमें बताना चाहेंगे? देखिए एक प्रोसेस है। मैं पहला विधायक था जिसने अपने 1 साल के कार्यकाल का सबसे पहले लेखा-जोखा दिया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैंने बताया कि 156 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुई है और इस विभाग में इस काम के लिए स्वीकृति हुई है। चाहे वो सड़क हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो आंगनबाड़ी हों, चाहे वो कन्या विवाह की बात हो, चाहे साइकिल वितरण की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे महतारी वंदन की बात हो, इन सारी चीज़ों को, चाहे मेरे मेरे एरिया में इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं। वहाँ पर लेबर के हेल्थ और उनके सिक्योरिटी को लेके मैंने बार-बार सवाल उठाए विधानसभा में, ओके। है ना? तो पॉल्यूशन को लेके मैंने सवालात उठाए, मैंने नल जल को लेकर सवाल उठाए। मैंने ये जो-जो मेरे यहाँ की समस्याएँ थी, उन सारी चीज़ों का मैंने अपना लेखा-जोखा दिया। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हमने हेल्थ कैंप किया था जिसमें बॉम्बे से, दिल्ली से, एम्स से, इन जगहों से डॉक्टर्स बुलाए थे हमने और लगभग 2 ढाई हज़ार लोगों ने उस हेल्थ कैंप का फ़ायदा लिया। महामहिम राज्यपाल जी उसको इनॉग्रेट करने आए थे। तो बहुत बड़ा हमने हेल्थ कैंप लगाया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे क्षेत्र में हम लगातार कर रहे हैं। हमारे खरोरा नगर में पानी की बीच में किल्लत हुई, तो जब पार्षद मेरे पास आए, उनके पहुँचने से पहले वहाँ टैंकर पहुँच गए थे। तो दैट्स अ जो ग्रेट। हाँ, जो स जिन समस्याओं को आप त्वरित हल कर सकते हैं, उस पे त्वरित एक्शन लेते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म जैसे भी हमारे यहाँ एक बहुत दिनों से एक माँग थी कि खरोरा में हमारे रोड जो था खरोरा नगर में, तो उसको हमने 4 लेन अभी कराया और विद डिवाइडर बहुत अच्छी सड़कें बन जाएँगी। अभी हमारे यहाँ कठिया मोरंगा मार्ग की स्वीकृति हमने कराई, अभी उसका भूमि पूजन है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं, जिसको हमने आने के बाद स्वीकृत कराया है, स्कूलों, कॉलेजों के लिए भी बहुत कुछ स्वीकृत कराया है और जिन चीज़ों का तुरंत निदान किया जा सकता है, उस पे तुरंत एक्शन लेते हैं। सर तो कभी ऐसा हुआ कि जनता की तरफ से एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला कुछ क्वेश्चन आया हो आपके लिए? क्योंकि कई बार होता है कि हम राजनीति में तो हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, लोगों की जितनी भी हेल्प कर रहे हैं, पर कभी ना कभी कुछ चूक हो जाती है, तो कोई ऐसा सवाल आपके लिए खड़ा हो, तो आपको भी वो हिला दिया हो कि ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है, मैं ऐसे कैसे सॉल्व करूँ? नहीं, ऐसा चैलेंजिंग कुछ नहीं होता। एक्चुअली जब राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है, जब आप जो बात कहना चाहते हैं, लेकिन कोई उस बात को सुनना नहीं चाहता है, मानना नहीं चाहता, वो गलत इंटेंशन के साथ आया है, हुँ, वो आपसे झगड़ा ही करने आया है, हुँ। तब आपको लगता है कि ये तो सिर्फ़ राजनीति कर रहे हैं, झगड़ा करने लोग आए हैं, तभी ये स्थिति आती है। अदरवाइज़ अगर जनता कोई बात हम तक कम्युनिकेट करना चाहती है, हम उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। जब भी कोई क्या होता है, ये तो राजनीति है, कुछ लोग गलत इंटेंशन के साथ ही काम करते हैं। तो जब ऐसे लोग आते हैं, तो वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जी, जी, कि बिल्कुल। आपको ज़बरदस्ती के विवादों में खींचने की कोशिश करते हैं या गलत भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के लोग घटना करते हैं। तो कभी आपको गुस्सा नहीं आता? ये तरस आता है मुझे। मतलब गुस्सा गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं अगर इस बात को कि वो इस्तेमाल हो जा रहे हैं किसी के राजनीतिक दाँव-पेच में, तो ये नहीं ये उनके लिए मैं क्या कहूँगा? तो बाकी ऐसे कभी कोई चैलेंजेस नहीं आते। अगर कोई जेनुइनली कोई प्रॉब्लम है और जेनुइन तरीके से अगर कोई रख रहा है,
तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम सहमत ना हुए हों। तो सर जैसे कुछ लोग बहुत ऐसे अपशब्दों का यूज़ करते हैं, तो आप कई बार उस पे जवाब नहीं दे सकते। तो कुछ कई बार हमें जवाब देना भी पड़ता है, तो आप वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे कि अगर कोई आपके लिए खड़ा है, आपकी मदद करना चाह रहा है, पर आप उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है कि लोगों की आवेश का कई लोग राजनीतिक फ़ायदा उठा लेते हैं। मैंने बात कही आपसे। लोगों को परेशानी होती, तकलीफ़ रहती कई बार भावावेश हो कुछ बातें बोल जाते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि मीडिया भी बहुत अजीब भूमिका निभाती है। मुझे जो पत्रकारिता जानते हैं, जो लोग अच्छे से पत्रकारिता करते हैं, वो लोग हमेशा पत्रकारिता की मर्यादा का ख़्याल रखते हैं। लेकिन जो लोग पत्रकारिता नहीं समझते हैं, एक एक माइक और एक मोबाइल फ़ोन से वो बाइट लेने लगते हैं और एक यूट्यूब चैनल खोलने के बाद वो अपने आप को कई लोग पत्रकार समझने लगते हैं। जी। जबकि उन्होंने मीडिया की पढ़ाई नहीं की है, उसके एथिक्स नहीं जानते हैं, कि उसके उसूल हैं। वो लोग किसी भी तरह के वीडियोज़, फ़ोटोज़, शब्दों को वो रिलीज़ कर देते हैं। तो ये लोग भी उतने ही बड़े क्रिमिनल हैं, जितने बड़े आप उन गाने वालों को बोल रहे हैं। ये उनसे बड़े क्रिमिनल हैं। क्योंकि वो ये सामने क्राइम है, फ्रेंडली कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकारिता की एक मर्यादा होती है, वो हर पत्रकार जानता है कि ऐसी तस्वीरें अगर किसी एक्सीडेंट में हम ब्लर करके दिखाते हैं कि कोई विचलित ना हो, क्योंकि उसको बच्चे भी देख सकते हैं। कोई देख सकते हैं, ये पत्रकार समझता है। ये वो एक जो माइक खरीद के लाया बाज़ार से और एक मोबाइल में बना रहा है, वो नहीं समझता है। वो ऐसे फ़ोटोज़ रिलीज़ कर देगा। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको भाषा की पे कमांड उसका है नहीं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों में भी अंकुश लगना ज़रूरी है। सर विधानसभा के दौरान कुछ ऐसी चीज़ जो आपने फेस की हो, कुछ आपको लगा हो कि काफ़ी चैलेंजिंग होते जा रहा है कि विधानसभा एक बहुत ही अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग केस है। तो आपको कभी ऐसा डर या कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगी कि जो आपको काफ़ी वीक कर रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ मुझे नहीं लगती। मुझे हमेशा लगता है कि जब भी विधानसभा जाएँ तो हम अपने विषयों पे बराबर पढ़ाई करके जाएँ, तैयारी करके जाएँ। जिस विषय में हमको बोलना है उस पे हम बात करें और टू द पॉइंट बात करें। मुझे विधानसभा में भी जब भी चर्चा होती है, तो मैं अपने विषय से हट के बात नहीं करता हूँ। जिस विषय पे चर्चा हो रही मैं च बात उसी पे करता हूँ। तो सर जभी भी आप विधानसभा के लिए खड़े हुए हैं या आप राजनीति में कई बार लोगों के लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खड़े हुए हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको नर्वसनेस फ़ील हुई हो? या कोई सिचुएशन ऐसी क्योंकि हर इंसान एक ऐसे दौर से ज़रूर गुज़रता है। देखिए, ऐसे तो नर्वसनेस कुछ फ़ील होती नहीं मुझे। क्या है जीवन भर चैलेंजेस फेस करते आए हैं। हुँ। आप नर्वस होके कर भी क्या लेंगे? जो सामने चैलेंज है, उसका सामना करना चाहिए और डट के सामना करना चाहिए। तो मुझे नर्वसनेस तो ऐसे कभी फ़ील नहीं होती। सर आपने जैसे बताया कि आप चाहते थे कि अपनी इंडस्ट्री के लिए भी कर सकें, वो रख सकें, तो हमारे छत्तीसगढ़ में फ़िल्म इंडस्ट्री कब स्टार्ट होगी? लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ काफ़ी लेवल पे आगे तो बढ़ रहा है, पर हमारे यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं है? ये जो यहाँ फ़िल्म में काम कर रहे हैं, इसी को फ़िल्म इंडस्ट्री बोलते हैं और ये सालों से मैं आपको बता रहा हूँ, खेल प्रॉपर है। यहाँ पे कमी किस चीज़ की है? मैं आपको आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूँ कि अब छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से फ़िल्म बन जाती है, यहाँ एडिटर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ फाइट मास्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ डायरेक्टर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कैमरामैन लाने की ज़रूरत है, सब यहीं है। तो इसको इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे तो किसे बोलेंगे? यानी 25 साल में जब 2000 में मेरी पहली फ़िल्म आई थी, जी। तब से अब तक में यही तो अंतर आया है। हुँ। आज छत्तीसगढ़ की फ़िल्म को नेशनल अवार्ड मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के कलाकार को पद्मश्री जैसा अवार्ड मिल रहा है। किसको इंडस्ट्री बोलेंगे आप? पद्मश्री से याद आया सर, आपने पद्मश्री का पुरस्कार भी जीता है, पर पद्मश्री का जब पुरस्कार जीता तब, क्या आपने कभी सोचा था कि आपको ये अवार्ड मिलेगा? देखिए, मैंने आपको फिर बोला कि हम जीवन में अपना काम करते जाते हैं, पड़ाव आते हैं। मैं काम कर रहा था, उसको मेरे देश ने रिकॉग्नाइज़ किया और देश ने मुझे दिया।
ये मेरे लिए सम्मान की और सौभाग्य की बात है कि मैं आजीवन आभारी रहूँगा कि मैंने जिस क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, उसकी कद्र करते हुए मेरे देश ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये अवार्ड दिया जाए। उससे निश्चित तौर पे ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, आप और बढ़ के काम करते हैं और आप काम करने लगते हैं। लेकिन मैं ये सोच के काम करूँ कि मैं पद्मश्री के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये तो संभव नहीं। बस आपने अपना बेस्ट किया। मैंने अपना काम किया। अवार्ड्स आपके एप्रिसिएशन के लिए हैं, आपके उत्साहवर्धन के लिए हैं। आप काम अवार्ड्स के लिए नहीं करते, आप काम करते हैं इसलिए अवार्ड्स मिलते हैं। तो सर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि काफ़ी नोन बहुत ही अच्छे एक्टर्स रहे हैं, बट वो अभी राजनीति की ओर जा रहे हैं, बट वो सक्सेस नहीं हो पाते उसमें और वापस आ जाते हैं, तो आप क्या कहना मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। आप दक्षिण में देखिए एमजी रामचंद्रन, आप जयललिता जी को देखिए, एनटी रामाराव को देखिए, अभी पवन कल्याण को देखिए, मनोज तिवारी जी को देखिए, राज बब्बर जी को देखिए, ये सारे लोग सक्सेसफुल हैं। हेमा मालिनी जी को देखिए। कुछ है जो कि नहीं, नहीं, है। ये नहीं, ऐसे ही डॉक्टर भी कुछ लोग बिज़नेस में जाते हैं और फेल हो जाते हैं। ऐसे बिज़नेसमैन भी जाते हैं राजनीति में और फेल हो जाते हैं। तो क्या उन्हें रुकना चाहिए कि हमेशा प्रयास करते नहीं, रहना देखिए, चाहिए? इसमें जिसके पास क्षमता होगी, जिसके पास वहाँ टिकने की क्षमता होगी, वही लोग राजनीति में टिकेंगे। वो चाहे कलाकार हो, चाहे बिज़नेसमैन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो। तो राजनीति का पहला रूल क्या है? राजनीति का पहला रूल है कि हर किसी के लिए अपने-अपने रूल है, लेकिन राजनीति का पहला रूल है, जनता का ये शासन है और जनता का आपको ख़्याल रखना है। जनता के हित के लिए आपको सोचना है, देश हित में सोचना है, राष्ट्र प्रथम। मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, हमें ये सिखाया जाता है राष्ट्र प्रथम, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें ना रहें। यानी सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद कोई बात आती है। तो सर जब आप राजनीति में अपने आप को इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं, आपकी सोच इतनी अच्छी है, तो आप आगे अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं राजनीति में? देखिए, राजनीति काम करने का माध्यम है। हुँ। आप किस दायित्व पे हैं, ये बहुत महत्व नहीं रखता है। आप जब काम करते हैं, तो ये दायित्व तो बदलते रहते हैं कि आप किस दायित्व पे काम कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर काम करने का जो जज़्बा है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये अपनी एक पोज़ीशन चाहिए, बस आप काम कर रहे हैं और काम करते रहना चाहते हैं? देखिए, हमारी पार्टी ना कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। जी। हमारी पार्टी में आपके किस परिवार में पैदा हुए हैं, इससे आपके पद पद नहीं भर जाते हैं या वो पद के लिए आप तैयार नहीं हो जाते कि किस परिवार में आप पैदा हुए हैं। आप हमारी पार्टी में कार्यकर्ता हैं और आप कैसा काम करते हैं और आपकी उपयोगिता कहाँ है, आपको क्या दायित्व दिया जा सकता है, हुँ। ये हमारे यहाँ पार्टी तय करती है। आप देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देखिए किसी एक परिवार से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 प्रधानमंत्री, चौथे, 5वें वेटिंग लिस्ट पे। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, एक शिक्षक के पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी जी। देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश की सेवा की। उन्होंने अपने पीछे किसी को सांसद अपने परिवार से बना के नहीं गए। हुँ। उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। आप माननीय मोदी जी को देख लीजिए। जी। उनके पूरे भाई, उनका वो पूरा परिवार एक सामान्य जीवन जीता है। तो सर उन्होंने भी अपने जीवन को समर्पित कर दिया देश को। योगी जी को देखिए, हम लोग तो उस पार्टी के लोग हैं। जो जनता के लिए अपने आप को समर्पित कर हाँ, क्योंकि राष्ट्र प्रथम वाली बात है ना, परिवार प्रथम थोड़ी हमारे पार्टी में है। जी। तो सर जब आप इस इंडस्ट्री में भी वर्क कर रहे हैं, राजनीति में भी हैं और एक बहुत ही अच्छे पिता और एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड, बेटे सभी का रोल निभा रहे हैं। पर कभी ऐसा हुआ है कि कहीं न कहीं आप किसी चीज़ में चूक जाते हो? क्योंकि एक पर्सन इतने सारे रोल्स निभाए, तो कहीं न कहीं तो आती होगी, कुछ मिस्टेक्स होती होंगी या कभी ऐसा लगता होगा कि यहाँ मुझसे थोड़ी-सी भूल हो रही है, मुझे यहाँ पे बैठ के सोचना चाहिए। मैं भूल नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा प्राथमिकता। जब कभी आपको प्राथमिकता चुनने की बारी आती है
कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ जो आप काम कर रहे हैं और आपके परिवार के बीच। तो फिर वहाँ पर परिवार के प्रति ज़िम्मेदारियों का सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है और आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती है। जी। तो सर आप अपने आप को इंडस्ट्री और राजनीति में दोनों में बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहेंगे या आप चाहते हैं कि राजनीति में बढ़ूँ? देखिए, मैं तो बिल्कुल राजनीति में रहूँगा, लेकिन आपको एकदम एक बात स्पष्ट कर दूँ, सिनेमा में काम करना मेरा प्रोफ़ेशन है, कलाकार के तौर पे काम करना मेरा प्रोफ़ेशन है। राजनीति मैं छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए करता हूँ। दूसरी बात, जैसे एक किसान राजनीति में होता है तो क्या वो किसानी छोड़ देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या एक बिज़नेसमैन अपनी दुकान बंद कर देता है, अपना बिज़नेस बंद कर देता है राजनीति? है। क्या एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है और वो सांसद भी होता है? तो मैं कलाकार होके राजनीति कर रहा हूँ तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत ही सुनकर ये चीज़ अच्छी लगी कि आप दोनों चीज़ों को बहुत ही बखूबी से निभाते हैं। बट सर कई बार ऐसा होता है ना। हाँ, लेकिन प्राथमिकता मेरी राजनीति होगी, क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदेही है। जी। तो प्राथमिकता में हमेशा राजनीति होगी, अगर सैक्रिफ़ाइस करना होगा तो मैं अपने करियर का करूँगा, सिनेमा का। क्योंकि आप चाहते हैं जनता की सेवा करें। सर आप सिंगर भी रह चुके हैं और आपके कुछ बैंड्स हैं जो बाहर परफॉर्मेंस भी देते हैं। मैं चाहूँगी आपके द्वारा एक गीत जो ओहो! अभी तो मैं इसके लिए तैयार नहीं था। कोई भी छोटा-सा गीत क्योंकि अनुष जी से मिले और हमने उनसे गाना ना सुना, ये कैसे हो सकता है? अभी तो एक सैड सॉन्ग याद आ रहा है मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। तोर बिना सुनना बही घर ओ जगतिया पाखी बिन जैसे चिड़ैया अग्नि समुंदर जोही तोरे पीरित हा लहरामा मैं शीत लवों सजन मोरे हाय रे बलम मोरे हरियर अमर घन मोरे फूल हासन लागे वो दारी बगिया झूमर गे बगिया माँ जब चली आए सजनी मोरी मन के मिलौनी मोरी हरियर आमरे घन मोरे। वाह! वेरी नाइस लाइक मल्टी टैलेंटेड पर्सन से आज मुलाकात हुई है। जैसे लग रहा है कि बहुत कुछ सीखना है और अगर सीखने के लिए इंस्पिरेशन हो तो आप जैसे पर्सन से। क्योंकि आप बहुत ही एक अच्छे एक्टर के साथ-साथ अपनी देश का सेवा करने वाले पर्सन हैं। सर सिंगिंग से मैं जानना चाहती हूँ कि आपने सिंगिंग सीखी है? जी। कौन-सी मतलब स्कूल टाइम से या कॉलेज में सीखा। मेरा जहाँ बचपन गुज़रा वहाँ पर शास्त्रीय संगीत सीखने का कोई माध्यम नहीं था वहाँ और पहले तो यूट्यूब का भी ज़माना नहीं था। जी। जब मैं रायपुर आया तो फिर रायपुर में मैंने संगीत सीखा कमला देवी में। मूर्ति सर से, चंदा सेन मैम से, सबसे मैं सीखा। तो आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे? म्यूज़िक तो ऐसा है जो आप क्या हम आने वाले टाइम में अनुज सर के एल्बम सॉन्ग सुनेंगे? हाँ, बिल्कुल, मेरे तो बहुत सारे एल्बम आते हैं, मैं गाते रहता हूँ बीच-बीच में। जी। और अ, मैं निश्चित तौर पे गाना तो छूट नहीं सकता और संगीत तो ऐसा है कि आप कितना भी सीख लें, समुद्र से एक बूँद पानी से ज़्यादा कभी आप ले नहीं पाएँगे। संगीत इतना बड़ा है, जी। वो एक बूँद भी मिल गया तो वो अमृत जैसा है, वो धन्य हो जाएँ आप। एक बूँद भी वहाँ से ले पाना कोई संगीतकार ये कह नहीं सकता कि मैंने अ, एक बाल्टी ले लिया, वो एक बूँद के आस-पास ही रहते हैं सब। आपको लगता है कि अभी आपको और इसमें प्रोग्रेस करना है? अब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यानी आपको मैं क्या बोलूँ इसमें, संगीत में तो कुछ भी नहीं। नहीं सर, आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं और आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू। मैं चाहूँगी कि और सॉन्ग्स आप ज़रूर निकालें और मैं स्पेशली आपके नाम के सुनना चाहूँगी और हमारी जनता भी वेट कर रही है क्योंकि जब वो ये सॉन्ग का देखेंगी तो वो बहुत खुश होंगी। सर एक छोटा-सा ट्विस्ट है, बातें तो बहुत हो गई, रैपिड फायर। आपने अपने आर्टिस्ट लोग के साथ काम किया और मुझे पता आप रेडी हो गए हैं, जो रैपिड फायर हर इंसान को पसंद आता है।
तो रैपिड फायर में ऐसा है कि आपको अपने को स्टार्स के लिए कुछ वर्ड्स कहने हैं, लाइक व्हाट वर्ड्स अकॉर्डिंग नेम यू वांट टू गिव। ठीक है, आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए। मुस्कान साहू। हाँ, देसी। देसी। ओके। अनिकृति चौहान। सुंदर एक्ट्रेस। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। मन कुरैशी। क्यूट। क्यूट। तो क्या वो हैंडसम में आते हैं कि नहीं? नहीं, क्यूट उसकी मुस्कुराहट में बात है मन के। यानी मन जब स्क्रीन पर कुछ भी ना करे, सिर्फ मुस्कुरा दे, लोग उसके दीवाने हो जाते क्या बात है, क्या बात है। और करण खान। हैं। थिएटर एक्टर। लिप्सा मिश्रा। कमाल एक्ट्रेस। रीमा सिंह। इनोसेंट एक्ट्रेस। अनुज शर्मा। अनुज शर्मा इज ओनली अनुज शर्मा। I want to say that for you, the multi-talented personality. It's a very nice to talk with you, sir. But the last question with you, ऐसे लग रहा है कि बातें बस होती रहे क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे भी। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आ भी जाते हैं, पर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हर बार कहता हूं मैं, फिर से कह रहा हूं, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। सर, इस लाइन का मतलब बताएंगे आप? आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। आप शौक मत रखिए, आप पैशनेट रहिए काम डेडिकेशन। करने के लिए। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, एक ही ऑप्शन होना चाहिए। और जो राजनीति में आना चाहते हैं, वहां भी आपको अपने आप को समर्पित करना। तो दोनों में से कोई एक चीज जो एक्टिंग के लिए हो और राजनीति के लिए हो, को लगता हो कि दोनों के लिए सेम ही चीज, सेम दुनिया में कुछ भी करिए, आपको सफलता तभी मिलेगी। पेशेंस, नहीं, पेशेंस नहीं, पैशन। पैशन। आपके अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए। जब हम स्विमिंग पूल में, नदी में, तालाब में जब तैरने जाते हैं, जी, जब तक हम अपने आप को पानी में समर्पित नहीं करते, खुद को जब तक पानी को नहीं सौंपते हैं, तब तक हम तैरना नहीं सीखते हैं। बिल्कुल। तो आपको वैसे ही कुछ भी अगर जीवन में करना है, जिस भी फील्ड में करना है, तो अपने आप को उसको समर्पित करना होगा। और समर्पण का भाव ऐसा है जिसका हर कोई सम्मान करता है। बिल्कुल। जी, सही कहा सर। और मैं जानती हूँ कि आपकी ये बात सुनकर लोग बहुत मोटिवेट होंगे। और सीजी भास्कर के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन करने के लिए, एंकर रुचिका को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।